हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट की। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे पहले। एक लेक्चर पूरा क्वेश्चन पर दे चुका हूँ। अब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ग्रोथ क्या होती है? आप लोग अभी डाइवर्सिटी नहीं पढ़े हो, नहीं तो डाइवर्सिटी में पढ़ाया जाता है लिविंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जीव कार्बनिक रसायन से मिलकर बनी हुई एक जटिल संरचना है जो अपने आप को अपने वातावरण के प्रति विभिन्न क्रियाओं के जरिए प्रदर्शित करता है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड कॉन्शियसनेस। तो वहाँ पर भी ग्रोथ आपको समझाया गया था, वही ग्रोथ आपका यहाँ पर भी है। तो अब हम पहले ग्रोथ को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि ग्रोथ क्या है। एक्चुअली कहा जाता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एक कंप्लीट लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है और कंप्लीट लाइफ साइकिल के दौरान वो ग्रोथ परफॉर्म करता है। कहा जाता है कि इरिवर्सिबल इंक्रीमेंट ऑफ बायोमास एंड नंबर ऑफ सेल नॉन एज ग्रोथ। अनुत्क्रमणीय रूप से जीवों में कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी तथा जैव भार में बढ़ोतरी वृद्धि कहलाती है। एनसीईआरटी की डाइवर्सिटी वाले हिस्से में कहा गया है कि ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वृद्धि जीवन का पारिभाषित लक्षण नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ अजीवितों में भी देखने को मिलती है, जैसे बोल्डर्स का इंक्रीज होना, पहाड़ों का बढ़ना। जैसे आपने रेत के टीले देखे होंगे तो रेत के टीले एक जगह से खत्म भी हो जाते हैं और दूसरी जगह ये बन भी जाते हैं। तो नॉन लिविंग कहीं ना कहीं रिवर्सिबल फॉर्म में भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। पहले एक टीला हवा से बना और कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद तेज हवाओं के जरिए वो टीला हट जाता है और दूसरा नया बन जाता है। लेकिन लिविंग में ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें। फिर कहा जाता है कि वृद्धि जो पौधे होते हैं उनमें इनडिटर्मिनेशन फॉर्म में होती है, मतलब अनिर्धारित रूप में होती है, उसका कोई निर्धारण नहीं होता। जीवन पर्यंत उसमें वृद्धि चलती रहती है, क्योंकि पौधों के कुछ निश्चित भागों में विभज्योतक पाया जाता है और विभज्योतक स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। जंतु एक निश्चित समय के बाद में वृद्धि उनकी रुक जाती है। क्लियर? तो ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी। कह सकते हैं जीवों में अनुत्क्रमणीय रूप से जैव भार एवं कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी वृद्धि कहलाती। ठीक है, क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है। दो शब्द खास है, इंक्रीमेंट नंबर ऑफ सेल एंड बायोमास। ठीक है। अब बात आती है कि वृद्धि जो होती है, ठीक है, वृद्धि को
जीवितों का पारिभाषित लक्षण नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वृद्धि हमें अजीवितों में भी देखने को मिलती है। क्योंकि अजीवितों में भी वृद्धि होती है। जीवितों में आंतरिक, जीवों में आंतरिक तथा अजीवितों में बाह्य वृद्धि मानी जाती है। ठीक है। जीवित जो होते हैं वो आंतरिक वृद्धि दर्शाते हैं, जबकि अजीवित बाहरी सतह से, एक्सटर्नल सरफेस से ग्रोथ को दर्शाते हैं। अब वृद्धि होती कब? जीवों में वृद्धि दो प्रकार के पदार्थों, ठीक है, से होती है। ठीक है, दो प्रकार के पदार्थों से ये हमें देखने को मिलती है। कैसी? एक पदार्थ होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक और दूसरे होते हैं एपोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक पदार्थ का मतलब क्या होता है? Protoplasmic substance are those which are prepared inside the cytoplasm or protoplasm and they also accumulate inside the cell. ये प्रोटोप्लाज्म में बने और प्रोटोप्लाज्म में ही उनका संग्रह हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में जो सब्सटेंस बनते हैं उन्हें हम प्रोटोप्लाज्मिक पदार्थ कहते हैं। तो कह सकते हैं इनका निर्माण तथा संग्रह कोशिका में ही होता है। बनते भी कोशिका में हैं और कोशिका में ही इनका एक्युमुलेशन हो जाता है। जैसे मान के चलो एक सेल है, डिवाइड हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो बन रहे हैं, एक क्लोरोप्लास्ट से दो क्लोरोप्लास्ट बन रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट कहीं सेल से बाहर थोड़ी जाएंगे, वो एक्चुअली उसी दो डॉटर सेल बनेंगी, जो दो पुत्री कोशिका बनेंगी, उन्हीं में जाके एक्युमुलेट हो जाएंगे। तो ऐसे, तो इन्हें हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक पदार्थ। और दूसरे होते हैं एपोप्लाज्मिक पदार्थ। इसका क्या मतलब हुआ? ये प्रोटोप्लाज्म में तो बनेंगे, लेकिन यह कोशिका के बाहर एकत्रित होंगे। निर्माण कहाँ हुआ? जीव द्रव्य से मतलब है कोशिका के अंदर।
जीव द्रव्य, जबकि जबकि संग्रह, संग्रह कहाँ होगा? कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर। तो इस तरीके से दोनों प्रकार के पदार्थ मिलकर ये एक जीव का निर्माण करते हैं। अब याद करो, सेल थ्योरी आपने पढ़ी थी, जरा उसको एक बार फिर से पढ़ना। वहां स्वान ने ये बात कही थी कि लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। जीवितों का जो शरीर होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं, ऐसा लिखा। तो कोशिका मतलब प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, और कोशिका के उत्पाद क्या हो गए? एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस, जो कोशिका में बने और कोशिका के बाहर जाके एकत्रित हुए। तो इस तरीके से हमारा शरीर निर्मित होता है कोशिकाओं से और कोशिका के बाहर का जो सब्सटेंस है, जैसे ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा, प्लाज्मा के जो सब्सटेंस होते हैं वो अल्टीमेटली सेल में ही बनाए जाते हैं, जैसे क्लोटिंग फैक्टर हैं एक्सेट्रा, एंटीजन एंटीबॉडीज हैं, इस तरीके से एंटीबॉडीज खासतौर से। अच्छा, इसके बाद में आप ब्लड में देखते हो ब्लड कार्पल्स होती हैं, सेल होती हैं, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स होती है ना। ये रेशो लगभग 50% के आसपास होता है ना, हालांकि प्लाज्मा का रेशो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप ब्लड में क्या देख रहे हो? सेल भी हैं और प्लाज्मा भी है, उसमें दूसरे घटक भी हैं। तो हमारा ब्लड दो चीज़ों से बना है ना, तो ऐसे ही हमारा शरीर दो चीज़ों से बना है। अब कहा जाता है कि वृद्धि कब होती है? वृद्धि जीवों में तब होती है जब उपचय अभिक्रिया अधिक होती हैं और अपचय अभिक्रियाएं कम होती हैं। तो कह सकते हैं जीवों में वृद्धि तब होती है जब उपचय का मतलब निर्माणकारी अभिक्रियाओं से अभिक्रियाएं उपचय अपचय कैटाबॉलिक, अपचय अभिक्रिया से अधिक होती है, अभिक्रिया से अधिक होती हैं। क्लियर? तो कहा जाता है कि व्हेन एनाबॉलिक रिएक्शन एक्सीड्स टू कैटाबॉलिक रिएक्शन, ऐसी परिस्थितियों में वृद्धि जीवों में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात हो गई। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत पाई जाती है, जीवन पर्यंत पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि कुछ विशिष्ट स्थानों पर स्थित विभज्योतक स्थायी ऊतक
ऊतक निर्माण कर वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, है ना। जंतुओं में वृद्धि निश्चित समय तक आनुवांशिक कारक, आनुवांशिक आंतरिक, ठीक है, आंतरिक तथा ताप पोषण प्रकाश जल बाह्य कारक के द्वारा नियंत्रित होती है, नियंत्रित होती है तथा निश्चित समय तक ही पाई जाती है, निश्चित समय तक ही पाई जाती है, ठीक है, निश्चित समय तक ही पाई जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज अब यहाँ एनसीईआरटी ने आपको एक बीन का एक जर्मिनेटेड फॉर्म दिया है, सैम के बीज का अंकुरण दिखाया गया है, ठीक है। तो हम उसके लिए एक डायग्राम आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की प्रेजेंस में ये वृद्धि प्रदर्शित होती है। जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट, ये तो ये चीज़ क्लियर। इसी में एक और हेडिंग डाल देंगे, वृद्धि की प्रावस्था, क्या, फेजेस ऑफ ग्रोथ, वृद्धि, इंडिटरमिनेशन, पहले हम सैम के बीज का अंकुरण दिखा देते हैं कि आखिर वो कैसे वृद्धि कर रहा है, कैसे अपने आप में बढ़ोतरी कर रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं ये एक डायग्राम, ये मिट्टी है, मिट्टी में एक सीड पड़ा हुआ है ना, ये कौन है, सीड, किसका है, सैम, सैम का बीज। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर इसमें ऐसे जर्मिनेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे एपीजियल सीड जर्मिनेशन होता है। और एपीजियल सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, इस तरीके से फिर इसमें प्लांट्स हमें देखने को मिलता है, ऐसे, ठीक है। तो ये जब पूरा का पूरा सीड जमीन से बाहर आ जाता है
तो इसे हम कहते हैं उपरिभूमिक बीज अंकुरण। क्या कहते हैं? उपरिभूमिक सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें इसमें प्लांटेशन नजर आ रही है, ऐसे कुछ इस तरीके से, ऐसे प्लांटेशन हो रही है। ठीक है, तो ये इसे कहेंगे सैम के बीज में, सैम के बीज में ऊपर भूमिक, ऊपर भूमिक एपीजियल, एपी मतलब ऊपर, जीएल मतलब सॉइल, एपीजियल बीज अंकुरण, बीज अंकुरण। ठीक है, ऐसे ये इसका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ने एक प्लांट को जनरेट किया। पूरा का बीज, पूरा का पूरा बीज अंकुरण के दौरान मिट्टी से बाहर आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इसे एपीजियल सीड जर्मिनेशन कहते हैं। एनसीईआरटी ने यहाँ डायग्राम दे रखा है, इसलिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है। हालांकि ये 3 तरीके का बीज का अंकुरण होता है ना। तो एपीजियल, हाइपोजियल और एक होता है आपका विविपेरस। विविपेरस पाया जाता है मैनग्रोव में, जिसे राजोफोरा कहते हैं। हाइपोजियल वो होता है जहाँ पर सीड जमीन के अंदर ही रहता है, जैसे गेहूं है, जैसे चना है, ये सब चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्लांट में किस तरीके से ग्रोथ होती है ये भी एक डायग्राम के जरिए दिखाया गया है। तो कह सकते हैं ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स किस तरीके से ग्रोथ दर्शाते हैं। तो यहाँ पर एक आपको डायग्राम इस तरीके का एनसीईआरटी ने दिखाया। क्लियर? अब यहाँ हम देखें तो यहाँ पर जो टिश्यू है ये एपिकल मेरिस्टेम है, और यहाँ पर जो टिश्यू है वो कुछ इस तरीके से, इसे हम कहेंगे हाइपोजियल। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ जो टिश्यू आता है इस तरीके का, वो टिश्यू इधर भी ग्रोथ करता है, इधर भी करता है, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। हाँ, ऐसा ही रूट में भी हमें ये नज़र आएगा, ये इस साइड भी और इस साइड भी। तो इनके ये जो सेगमेंट है ये है स्टेम। क्या है? स्टेम। और ये जो सेगमेंट है ये क्या है? दिस इज रूट। ठीक है, तो ये तना है और ये लोअर मोस्ट सरफेस पर जड़ है। ये एपिकल मेरिस्टेम है। क्या है? एपिकल मेरिस्टेम, अग्रस्त विभज्योतक कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और ये है लेटरल। कौन? लेटरल मेरिस्टेम। ये सेकेंडरी ग्रोथ कराती है, ये डायमीटर इंक्रीज करती है और ये लंबाई में वृद्धि कराती है ना। तो ये हो गई लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, ये आपको एनाटॉमी में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने के लिए 3 शब्द एनसीईआरटी ने लिए हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। उन पर भी एक बार चर्चा कर लेंगे, तब समझ में आएगा आपको। तो ये लेटरल मेरिस्टेम है, और फिर ये भी लेटरल मेरिस्टेम है, ये यहाँ पर, और ये है एपिकल मेरिस्टेम। क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। ये आपका है सेकेंडरी मेरिस्टेम। कैसा है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये द्वितीयक विभज्योतक है, ये द्वितीयक वृद्धि में भाग लेगा, ये चौड़ाई में वृद्धि कराता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ सरल भाषा में कि अग्रस्त विभज्योतक, क्या? अग्रस्त
अग्रस्त को ही हम कहते हैं एपिकल विभज्योतक। क्या? विभज्योतक। ठीक है। जड़ व तने में लंबाई में वृद्धि करता है। लंबाई में वृद्धि कराते हैं। लंबाई में वृद्धि कराते हैं। अब हम बात करें ये दूसरा वाला, जिसे हम कहेंगे वैस्कुलर कैम्बियम या हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है। ये लेटरल मेरिस्टेम दो तरीके की हो सकती है, एक कॉर कैम्बियम भी हो सकती है और दूसरा ये हो सकती है आपकी ऐसे। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या है? हाँ, लेटरल मेरिस्टेम ये, इसे हम पार्श्व विभज्योतक भी कहते हैं। क्या? पार्श्व विभज्योतक। विभज्योतक। ठीक है। ये पार्श्व दिशा में होता है, लेटरल साइड में होता है और ये द्वितीयक वृद्धि संपन्न कराने में अहम रोल करता है। कह सकते हैं यह द्वितीयक विभज्योतक है। विभज्योतक है जो वैस्कुलर कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम के रूप में होता है। के रूप में होता है। ठीक है। के रूप में होता है जो बहुवर्षीय, कौन से? बहुवर्षीय पौधों में द्वितीयक वृद्धि करता है। द्वितीयक वृद्धि, या फिर हम कह सकते हैं चौड़ाई में वृद्धि करता है। क्लियर? ऐसे। तो ये है लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। तो ये बातें बताई गई हैं यहाँ। अब आती है कि हम मेजरमेंट कैसे करेंगे मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि मापन। नेक्स्ट हेडिंग होगी वृद्धि मापन। ठीक है। देखो एक बात और समझ लो, ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसमें से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। और वो भी ज़्यादातर वृद्धि हार्मोन वाले हिस्से से आता है। ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए, उसी हिसाब से इसे पढ़ना चाहिए। तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि मापन। ठीक है। कह सकते हैं जीवों में वृद्धि को अलग अलग प्रकार से अलग
प्रकार से मापा जाता है, मापा जाता है। ठीक है, कैसे कैसे हम फ्रेश वेट के आधार पर बांट सकते हैं। फ्रेश वेट, फ्रेश वेट, ठीक है, इस पर माप सकते हैं। ये नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो, क्या, ड्राई वेट, ड्राई वेट, ठीक है, शुष्क भार बोलते हैं इसे। क्या बोलते हो? शुष्क भार। इससे भी आप काउंट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो लेंथ, तीसरा है लेंथ, लेंथ, ठीक है। चौथा है एरिया, एरिया, क्षेत्रफल। पांचवा है वॉल्यूम, मतलब आयतन, आयतन क्या है, उस हिसाब से भी आप वृद्धि को माप सकते हो। ठीक है, अब कहा जाता है कुछ खास पॉइंट हैं इसके लिए। मक्के की जो एपिकल विभज्योतक होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, वो 1 घंटे में 17,500 नई कोशिकाएं बना सकता है। तो कह सकते हैं मक्के की जड़ के एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम की एक कोशिका, एक कोशिका, एक कोशिका 17,500 कोशिका प्रति घंटे की दर से निर्मित करता है, निर्मित करता है। ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद में ये क्या हो गई, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हमने इसमें ग्रोथ काउंट कर ली। किसमें? मक्के की जड़ में। अब हम आकार के हिसाब से देखें तो कहा जाता है कि जो तरबूज है, तरबूज की एक कोशिका 3,50,000 गुना वृद्धि कर सकती है। कह सकते हैं तरबूज की एक कोशिका, एक कोशिका का आयतन, का आयतन 3,50,000 3,50,000 गुना अधिक बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। हैं, इसमें पानी भी जो होता है 90% से ज़्यादा तक पानी ये एब्जॉर्ब कर सकता है, एक तरबूज की कोशिका, वाटरमेलन, है ना। तो ये बात कही गई है ना। अब हम जैसे पोलन ट्यूब है, तो पोलन ट्यूब की जो वृद्धि है उसे किससे काउंट करोगे? तो कह सकते हैं पराग नलिका की वृद्धि, की वृद्धि लंबाई में मापी जाती है, मापी जाती है। ठीक है, ये इलोंगेशन में।
क्योंकि पराग नलिका को लेंथ के बेसिस पर काउंट किया जाता है। तो हम ड्राई वेट काउंट करके ग्रोथ कर सकते हैं, फ्रेश वेट काउंट कर सकते हैं, लेंथ काउंट कर सकते हैं। हर जगह ग्रोथ अलग अलग काउंट की जाती है ना। जैसे सरफेस एरिया की बात कर सकते हैं, पत्ती में वृद्धि, पत्ती में वृद्धि, सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल द्वारा मापी जाती है। क्लियर? तो हम सतही क्षेत्रफल काउंट करेंगे किसमें? पत्ती की वृद्धि के लिए। अब है फेज ऑफ ग्रोथ। आखिर एक जड़ में किस तरीके से ग्रोथ की अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। फेजेस ऑफ ग्रोथ। वृद्धि की प्रावस्था, फेज ऑफ ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, एनसीईआरटी के हेडिंग टू हेडिंग आगे बढ़ रहे हैं। फेजेस ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की अवस्था, वृद्धि की अवस्था। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये एक सीड जर्मिनेशन के लिए इन्होंने कहा है कि एक सीड इस तरीके से जर्मिनेट होता है। ठीक है, ऐसे। अभी तो इन्होंने ये रेडिकल है, ये कौन है? ये सीड है। और ये कौन है? मूलांकुर, रेडिकल, रेडिकल, मूलांकुर। क्या है? मूलांकुर। ये इसमें इस तरीके से वृद्धि दर्शा रहा है। अगर हम जड़ की डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो एक जड़ में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। तो इसमें ये है रूट कैप। क्या है ये? ये है इसका रूट कैप। ठीक है, और ये कौन है? ये है इसका मेरिस्टेम। क्या है ये? मेरिस्टेम। क्लियर? इस तरीके से। और यहाँ इसके अंदर हमें नजर आ रही हैं ये जोन ऑफ इलोंगेशन, इसे हम कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। क्लियर? ऐसे, इस तरीके से, ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और बाकी यहाँ कौन है? ये है रूट हेयर। कौन है? रूट हेयर जोन। ठीक है, इसे हम कहते हैं मैचुरेशन जोन। क्या कहेंगे? मैचुरेशन। तो हमें कुछ डिफरेंट फेजेस नज़र आ रहे हैं। ये है क्या? रूट कैप। क्लियर? एंड दिस इज क्या? मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। ये कौन है? इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन। ये मेरिस्टेम जोन है। ठीक है, मेरिस्टेम जोन। ठीक है, ये क्या है? मैचुरेशन, मैचुरेशन जोन। ठीक है, ये। तो इस तरीके से हमें इसमें अलग अलग फेजेस नजर आएंगे। क्लियर? तो कहा जाता है कि हम यहीं पर आपको समझाते हैं कि इनमें क्या क्या खास बात होती है। जो मेरिस्टेम है, हालांकि हम ये एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे कि
मेरिस्टेम के क्या क्या करेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये जो जॉन है, ठीक है, रूट केप क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। यहाँ एक और टिश्यू होता है, इस टिश्यू को हम कहते हैं क्या, इसे कहते हैं कैलिप्ट्रोजन। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कैलिप्ट्रोजन। ये कैलिप्ट्रोजन, कैलिप्ट्रोजन से ही रूट कैप का फॉर्मेशन होता है, ये चीज, ठीक है। तो समझें। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम, जड़ों में वृद्धि मुख्य रूप से विभज्योतक द्वारा होती है, विभज्योतक द्वारा होती है, क्लियर, ऐसे। अब जैसे मेरिस्टेम है, एक फेज है मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये क्या है, सतत रूप से विभाजित होती है ना। इनके कैरेक्टर क्या है, सतत विभाजित छोटी बहुकोणीय अंतरकोशिकीय अवकाश रहित कोशिकीय अवकाश रहित कोशिकाओं का समूह, ठीक है, समूह, अधिक प्लाज्मोडेस्माटा अधिक उपस्थित अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर। ये अब दूसरा क्षेत्र है, अच्छा, इसमें रिक्तिका, या कह सकते हैं रस रिक्तिका अनुपस्थित कोशिकांग कम विकसित प्राथमिक कोशिका वृद्धि, प्राथमिक सेल वॉल युक्त प्राथमिक कोशिका वृद्धि इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये मेरिस्टेम है, अधिक सक्रिय, मैक्सिमम एक्टिव सेल, कैसी हैं, एक्टिव सेल, ये ज़्यादा सक्रिय होती है। अब दूसरा है इलॉन्गेशन जॉन, ठीक है, कहते हैं दीर्घीकरण
क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है कि ये है, यही कोशिका इसमें कन्वर्ट होती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो दीर्घीकरण की कोशिकाएं हैं ये जब लंबाई में बढ़ती हैं तभी जड़ मिट्टी में प्रविष्ट होता है, और फिर उस फ्रैक्शन को बचाने का काम, जो घर्षण होता है मिट्टी में पार्टिकल्स के जरिए, ये सॉफ्ट पार्ट है, इसे फ्रिक्शन डैमेज कर सकता है, तो इसके लिए रूट कैप की प्रेजेंस पाई जाती है। तो इसी क्षेत्र में जब इलोंगेशन होता है डिफरेंशिएशन के दौरान, तब जड़ जमीन के अंदर जाते हैं। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, इनमें या इसमें कोशिका लंबाई में वृद्धि करती हैं जिससे जड़ें मृदा में प्रविष्ट होती हैं, क्लियर, तभी ये मृदा में एंटर होती है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इसमें विभेदन प्रक्रिया के समय कोशिका भित्ति जमाव तथा रस रिक्तिका निर्माण होता है। एक्चुअली आप जानते हो कि एक सेल में जो रिक्तिका होती है वो 90% से ज़्यादा होती है। ये है सेल शेप, है ना, सेल शेप। तो मेरिस्टेम में क्या थी, ऐसे पॉलीगोनल थी, ये मेरिस्टेम, ये इलोंगेशन है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें रिक्तिका थी ही नहीं। अब जब रिक्तिका बनती है तो वो अपने साइटोप्लाज्म का 90% से ज़्यादा भाग को कवर करती है। सोचो, पहले वहाँ कुछ था नहीं और अब 90% को कवर करने वाला एक स्ट्रक्चर आ रहा है, तो फिर ये कोशिका लंबाई में ऐसे बढ़ोतरी करती है, और बढ़ोतरी करती है तो फिर उसकी वॉल ब्रेक होने लगती है, और इसी टाइम कोशिका भित्ति में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। कायदे से वो होती है कड़ाधान, है ना, जिसे इंट्रूससेप्शन भी कहते हैं। तो कह सकते हैं इसमें प्राइमरी सेल वॉल वृद्धि करती है। कौन सी वृद्धि करती है, जैसे कड़ाधान, ये सेल वॉल में पढ़ाया जाता है, इसे इंट्रूससेप्शन कहते हैं। क्योंकि जब चीज़ों में खिंचाव आता है तो उनके मॉलिक्यूल्स में गैप आता है, और गैप आने पर क्या होता है, वहाँ पर उन मॉलिक्यूल का डिपोजिशन किया जाता है, और जब डिपोजिशन होता है तो अल्टीमेटली उसे हम कहते हैं कड़ाधान, ठीक है। अच्छा, मैचुरेशन जोन क्या होता है, मैचुरेशन में तो सिंपली रूट हेयर का निर्माण होता है, और इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैचुरेशन कंप्लीट हो जाता है। मेरिस्टेम और इलोंगेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। मेरिस्टेम का पूरा डिटेल आप एनाटॉमी में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हम इन्हीं
में खास तौर से एलोंगेशन में कुछ खास पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक पीछे से ये लेकर आ रहा हूँ, वो है आपका डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन। आप इन शब्दों को यहीं पर समझ लो कि इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मेरिस्टेम ने बनाया एलोंगेशन, एलोंगेशन से बना मैचुरेशन। क्लियर? ये तो डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और इस तरीके से इनके लिए इंग्लिश शब्द ही याद रखना, वो ज़्यादा सही है। ठीक है, अभी मेरिस्टेम में ये बातें ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं, ये एनाटॉमी का पार्ट है, लेकिन एनसीईआरटी ने इस जगह हमको दे रखा है, तो हमें यहीं पर इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है जी। अब है 3 शब्द पढ़ने जा रहे हैं कायदे से। एक होता है अनडिफरेंशिएट, अविभेदित, वो होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो समझना, हम एक एडिशनली शब्द आपके लिए जोड़ रहे हैं, अनडिफरेंशिएट टिश्यू। ठीक है, अविभेदित, तो कह सकते हैं समान कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का सक्रिय, समान सक्रिय समूह। ठीक है, इसमें आएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। हम किसे रखेंगे इसमें? प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, इसमें हम प्राथमिक वज्जोतक को रखेंगे जो अनडिफरेंशिएट है। अब दूसरी चीज है डिफरेंशिएट। कौन? डिफरेंशिएट टिश्यू। अब जो प्राथमिक विभज्योतक से टिश्यू बनता है, इसमें हम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू मानते हैं। क्या इसमें हम किसे रखेंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट, क्योंकि मेरिस्टेम से परमानेंट बनते हैं। कहा जाता है कि विभज्योतक की 50% कोशिकाएं धीरे धीरे विभाजन की क्षमता खो देती हैं और फिर वो स्थायी तक में बदल जाते हैं। और वो फिर ऐसे बदलती है, कोई पेरेन्काइमा बदल रहा है, कोई कोलिनकाइमा बदल रहा है, कोई स्क्लेरेन्काइमा में बदल रहा है, ऐसे। तो हम कह सकते हैं ये इसमें क्या रखोगे? पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और इसमें हम प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम को भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट टिश्यू हो गया। अब आएगा डी डिफरेंशिएट। कौन सा? डी डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट टिश्यू। इसमें आप कैसे रखोगे? इसमें हम रखेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या? सेकेंडरी मेरिस्टेम मतलब द्वितीयक विभज्योतक। क्या? द्वितीयक विभज्योतक। विभज्योतक। क्लियर? तो इसमें हम द्वितीयक विभज्योतक, यहाँ एक बात और समझ लो, द्वितीयक विभज्योतक प्रत्यक्ष रूप से इससे बनती है। ये प्राइमरी परमानेंट इसे बनाता है और प्राइमरी मेरिस्टेम इसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ लो। आप प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो सेकेंडरी मेरिस्टेम को प्राइमरी मेरिस्टेम बना रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम ने पहले प्राइमरी परमानेंट को बनाया और प्राइमरी परमानेंट ने फिर आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम को बनाया। इसमें किसे रखोगे? इसमें आता है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, इसके बाद में आता है इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये आता है। अब आता है रीडिफ्रेंशिएट। रीडिफ्रेंशिएट टिश्यू। रीडिफ्रेंशिएट में किसे रखोगे? तो रीडिफ्रेंशिएट में हम रखेंगे सेकेंडरी परमानेंट, मतलब द्वितीयक स्थायी ऊतक। द्वितीयक स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक। इसमें किसे रखोगे? तो हम रखेंगे फैलम। फैलम को कहते हैं कॉर्क, काग, है ना। इसके बाद में फैलोडर्म। फैलोडर्म को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये सेकेंडरी परमानेंट हो जाएगा। इसमें हम आपके सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोयम, इनको भी रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें डिफरेंट टिश्यू देखने को मिलते हैं। आप तो इस टेबल को ही याद रखना। एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा है, वो एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी बातें तब समझ में आती हैं जब हम सेकेंडरी मेरिस्टेम वो एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखें, अभी इनको जस्ट लिख लें, याद कर लें, और अगर ज़्यादा ही समझना है तो ये सारी चीज़ें आपको प्लांट एनाटॉमी में दिख जाएंगी। ठीक है, वहाँ इंटरफेसिकुलर क्या होता है, इंट्राफेसिकुलर क्या होती है, कॉर्क कैम्बियम क्या होती है, ये सारी बातें वहाँ एक्सप्लेन की गई। अभी हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, तब भी उतना बेहतर समझ में नहीं आएगा। जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तब हम इनको अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर? ऐसे अब आती है ग्रोथ रेट। क्या आती है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ रेट। ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट किसे कहोगे? मतलब एक निश्चित समय में जो जीवों के अंदर वृद्धि प्रदर्शित होती है उसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं। ग्रोथ पर यूनिट टाइम पीरियड नोन एज ग्रोथ रेट। तो नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट, वृद्धि दर। क्या? वृद्धि दर। ठीक है,
कह सकते हैं इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम पीरियड इज टर्म एट ग्रोथ रेट। कह सकते हैं निश्चित समय में होने वाले जीवों में वृद्धि दर कहलाते। ठीक है, ऐसे। अब वो किसी भी फॉर्म में हो। ऐसे। अब हम ये वृद्धियों को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होती है अर्थमेटिक ग्रोथ और एक होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ। सांख्यिकीय और ज्यामितीय, तो इन्हें हम दो भागों में कह सकते हैं। अंकगणितीय भाषा में इन्हें दो प्रकार से अध्ययन करते क्या? एक होती है अर्थमेटिक अंकगणितीय अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। ठीक है, अंकगणितीय वृद्धि दर। तो ये क्या होती है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसे जरा ध्यान से देखना। इसमें कहा गया है कि एक मेरिस्टेम है। क्या है? एक मेरिस्टेम की सेल। क्लियर? ये मेरिस्टेम, दिस इज मेरिस्टेम। प्लांट में मेरिस्टेम से ही बाकी टिश्यू बनते हैं। अब यहाँ क्या हुआ? माइटोसिस। क्या हुआ? माइटोसिस से क्या हुआ? दो सेल बने। ठीक है, ये दो सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब दो सेल में क्या हुआ कि ये तो बन गया ऐसे, ये है क्या? मेरिस्टेम। ठीक है, और ये कौन है? परमानेंट। क्या है? परमानेंट टिश्यू। अब फिर क्या हुआ? इसमें हम देखें तो फिर से एक माइटोसिस हुई और फिर से माइटोसिस हुई, तो क्या हुआ कि ये तो हमें मेरिस्टेम ही नज़र आ रही है। तो ये मेरिस्टेम है और ये दोनों कौन हो गई? ये परमानेंट। क्या हो गई? परमानेंट। तो होता ये है कि एक मेरिस्टेम का जो अमाउंट है वो फिक्स रहता है, लेकिन परमानेंट का अमाउंट हर दिन या हर डिवीजन के साथ बढ़ता चला जाता है। तो कहा जाता है कि परमानेंट बनता कैसे, इसके लिए कहा जाता है कि 50% सेल ऑफ मेरिस्टेम ग्रेजुअली लॉस देयर प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन एंड मॉडिफाई इन परमानेंट टिश्यू। विभज्योतक की 50% कोशिकाएं धीरे धीरे विभाजन की क्षमता खो देती हैं और वो स्थायी ऊतक में बदल जाती है। अब आप देखो, ये मेरिस्टेम थी,
इसने 2 सेल को बनाया, 1 2। अब एक ने क्या किया, 50% का मतलब एक सेल, उसने विभाजन की क्षमता खो दी है, अब वो परमानेंट में बदल गई। अब बाकी जो 50% एक कोशिका थी वो अभी भी मेरिस्टेम है। अब ये फिर डिवाइड होगी, तो एक परमानेंट और बना देगी, लेकिन मेरिस्टेम की संख्या उतनी ही रहेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरी साइड में ये बात कही जाती है कि रिमेन 50% सेल ऑफ मेरिस्टेम रिटेन देयर प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन एंड रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिविटी एज मेरिस्टेम। तो ये एक अर्थमेटिक ग्रोथ होती है, और फिर कहा जाता है कि ये जो ग्रोथ होती है ये एक्चुअली कांस्टेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है ना। तो इसका जो ग्रोथ कर्व बनता है वो ग्रोथ कर्व ऐसा बनता है। इसमें हम देखें तो अर्थमेटिक का जो ग्रोथ कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। हाइट ऑफ द प्लांट, यहाँ पर है हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है, प्लांट की हाइट है ये, ठीक है, ऐसे। अब क्या हो रहा है कि इसमें हो ये रहा है कि इसमें कांस्टेंट हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। मतलब मान के चलो 5 दिन, 10 दिन, 15, 20, 25 दिन डेज, है ना। तो हमें इसमें एक फिक्स ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन ये कर्व यहाँ से चलता है इस तरह, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है ऐसे। ऐसा क्यों होता है, स्ट्रेट लाइन में क्यों है, क्योंकि 5 दिन में ये, अच्छा ये यहाँ आपने वृद्धि यहाँ से क्यों की है, क्योंकि ये एम्ब्रियोनल कंडीशन है। क्या एम्ब्रियो में कैसी ग्रोथ होती है, जियोमेट्रिक। कैसी होती है, जियोमेट्रिक, इनिशियली जियोमेट्रिक होती है। अर्थमेटिक ग्रोथ कर्व यहाँ है। अच्छा, इसमें अपन देखें कि 5 दिन में जो ग्रोथ हो रही है वो यहाँ पहुँच गई ऐसे। तो आप देखोगे ना ऐसे, इस तरीके से ऐसे। 10 दिन में ग्रोथ कहाँ पहुँच गई, इस जगह। 15 दिन में कहाँ पहुँच गई, इस जगह। समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या होता है, एक फिक्स ग्रोथ चलती है। मेरिस्टेम का कंटेंट वही रहेगा, लेकिन परमानेंट टिश्यू डे बाय डे बढ़ते चले जाएंगे, और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। क्लियर। इसका लिए जो फॉर्मूला होता है LT = L0 + RT। तो याद रखना LT एक निश्चित टाइम के बाद में L0 + RT, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, मतलब एक निश्चित समय के बाद में जो लेंथ इंक्रीज हुई वो लेंथ 0 जहाँ से इनिशिएशन हुआ, और उस एक निश्चित टाइम में कितना उसने रेट दर्शाया, तो उस हिसाब से ये आपको नजर आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व। नेक्स्ट हेडिंग इज जियोमेट्रिक, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, LT = L0 + RT, ठीक है। तो ये हमें याद रखना। अब हम बता रहे हैं आपको जियोमेट्रिक, क्या, जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट में क्या होगा, जैसे एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो इनिशियली हर सेल डिवाइड होती है, हर सेल डिवाइड होती है, तो इसे हम जियोमेट्रिक कहते हैं, है ना। जैसे हम देख सकते हैं कि एक सेल है, एज एक जायगोट है, क्या है, जायगोट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन होगा, 2 सेल बनेंगी, 2 से फिर क्या होगा, एक ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ है, फिर क्या होगा, ये LS बनेगा, 4 सेल बन जाएंगी, हर सेल डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक मल्टी सेलुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, लाइक दिस। क्लियर। इस तरीके से एक मल्टी सेलुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा।
इसे हम कह सकते हैं प्रो एम्ब्रियो। क्या कह सकते हैं? प्रो एम्ब्रियो। और ये एक जियोमेट्रिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो ये आप देख रहे हो, ये एम्ब्रियो बन गया। इसमें पूरी की पूरी सेल्स डिवाइड हो रही है, ठीक है। इसे कहते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब जियोमेट्रिक में भी आपको एनसीईआरटी ने नीचे देखो जाके, इसमें एक डायग्राम आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ये यहाँ इस तरीके से एक डायग्राम नजर आ रहा है। यहाँ तो ये मेरिस्टेम है और ये परमानेंट सेल है इधर। तो ये परमानेंट है और ये मेरिस्टेम है। तो ये जो टिश्यू है ये आपका ब्लू कलर से या अदर कलर से यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। ऐसे ये, तो ये, और बाकी परमानेंट है। तो ये तो कौन हो गया? मेरिस्टेम। क्योंकि एक प्रो एम्ब्रियो के बाद में जब स्टेम आ जाता है तो फिर ये इस टाइप की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो इसे कहेंगे परमानेंट, ठीक है। और ये हो गया मेरिस्टेम ऐसे। तो इसका जो ग्रोथ बनता है वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनता है। और ये ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलता है एक एस शेप। इसे हम सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा। ये है टाइम और ये है ग्रोथ रेट, ठीक है। अब ये हमें ऐसा दिखता है, ऐसे। अब इसमें इस फेज को तो कहते हैं लैग फेज। क्या? लैग फेज। इसे कहते हैं लॉग फेज। क्या कहते हैं? लॉग फेज। इसे कहते हैं स्टेशनरी फेज। क्लियर? ऐसे, दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। तो ये इसके लिए इन्होंने जो फॉर्मूला लगा रखा है वो है W1, ठीक है, WGOERT। ऐसे, ठीक है। इसके लिए एनसीईआरटी में अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ ये पहले वृद्धि धीमी होती है और ये तेज वृद्धि है, तीव्र वृद्धि बोलते हैं इसे, तीव्र वृद्धि। और इसे कहते हैं स्थिर वृद्धि। कैसा? स्थिर वृद्धि। ये ज़्यादातर जीवों में हमें नजर आता है, ठीक है। और ये है आपकी मंद वृद्धि। मंद वृद्धि, मंद, तीव्र और स्थिर वृद्धि। तो इस तरीके से हमें ये ग्रोथ कर्व नजर आते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम देखें, थोड़ा सा समझें इसको। इसे हम सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं। कह सकते हैं जियोमेट्रिक को एस कर्व, सिग्मॉइड कर्व, मॉइड कर्व, ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है। ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। अच्छा, अधिकांश जीवों में यह प्रदर्शित होता है ना। लैग फेज प्रारंभ में धीमी वृद्धि होती है, क्योंकि
विभिन्न कारक अधिक प्रभाव डालते, ठीक है, वृद्धि पर। दूसरा है लॉग फेज, ठीक है। वातावरण से अनुकूलित होने पर पौधों में तेज वृद्धि होती, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और फिर क्या होता है कि हमारे जो इंटरनल डीएनए डिसाइड करता है कि किसकी कितनी लंबाई होनी है। प्लांट में भी डीएनए डिसाइड करता है ना। जैसे अपना सफ़ेदा यूकेलिप्टस है, 100 फीट तक लंबा हो जाता है ना। सेक्विया जार्जेंटिया है, वो तो आपका कितना 384 फीट तक चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये उसके डीएनए पर निर्भर करता है। उसके बाद में एक निश्चित टाइम के बाद में ये स्टेशनरी फेज आती है और इसे हम कहते हैं स्थिर वृद्धि। क्या? स्टेशनरी फेज। तो इसमें कह सकते हैं कि जीनोम आदि कारक इसे नियंत्रित करते क्लियर? ऐसे। तो ये सब चीज़ें हैं, काउंट करने लायक हैं, चीज़ों को समझने लायक है। ओके, अब हम रिलेटिव ग्रोथ पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।